नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था। जिन्ना वांटेड पाकिस्तान। लेकिन क्या आपको कभी सोचा है कि राहुल गांधी क्या चाहता है? व्हाट डज राहुल गांधी वांट? जिस तरह की पागलों वाली वो स्टेटमेंट दे रहा है आज की डेट में, पागलों वाली है, जानबूझकर है, या पीछे से एक डिक्टेशन दी जाती है कि तुम इस लाइन पे काम करते रहो, भारत को तोड़ने का काम करो, भारत की इज्जत को खराब करो। मोदी की इज्जत को खराब नहीं किया जा रहा, यहां की हर चीज की, जिसको बोलते हैं कि वो गंद डालने में लगा है। इसलिए मैं उसका नाम राहुल गांधी नहीं, राहुल गंदगी रखा है, क्योंकि काम ही गंदगी वाला उसने किया हुआ है। अब आज बात करते हैं कि जिन्ना को जो चाहिए था उसको मिल गया। जो राहुल गांधी चाहता है पहले तो वो पता करना है कि वो चाहता क्या है, और क्या जो वो चाहता है उसे मिलेगा। इन दो चीजों के ऊपर आज थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। संजीव जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। जय श्री राम सुमित जी। जय सिया राम। सर, ये राहुल गांधी, इसके जो रिमार्क्स है रिसेंटली, पागल हो गया है या किसी एजेंडा के अंडर ये काम कर रहा है, और ये चाहता क्या है? सुमित जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के हाथ में एक नई टूल किट आई है और ये किसी एक एजेंडा के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। क्योंकि ये इस टाइप की स्टेटमेंट देना बड़ी हैरानी वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि शायद इस टाइप की स्टेटमेंट उन्होंने पहली बार अपने मुंह से बोली है। और ये इंदिरा भवन में बोली है, जहाँ पे उनके कांग्रेस के काफी सारे कार्यकर्ता थे और मीडिया के भी लोग थे, उन्होंने स्पेशली बुला रखे थे और कि इस टाइप की स्टेटमेंट देने के लिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जो जंग जो है, हमारी जो फाइट है, वो ना केवल बीजेपी और आरएसएस से है, वो इंडियन स्टेट के साथ भी है। इंडियन स्टेट के साथ किस बात की जंग है? इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं तो बात समझ भी आती है, इंडियन स्टेट से कोई जंग है? भारत के साथ हमारी जंग क्यों है भैया? भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उल्टा इसी देश के लोगों ने तुम्हें जिताया है, तुम्हें वोट दी है। जब भी तुम कांग्रेस पार्टी जीत के आई तो इन्हीं लोगों ने तो जिताया था, जिन्होंने आज बीजेपी को जिता रखा है, उनको पसंद कर रहे हैं। तो तुम्हारी भारत की स्टेट से क्या तकलीफ है? दैट मीन्स कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ आने वाले दिनों में होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ कंट्री के अंदर और गड़बड़ गड़बड़ फैलाने की बात करेंगे। इनको इनको उन्होंने अभी जाति वाला कार्ड अभी भी नहीं छोड़ा सुमित जी। वो जाति वाला कार्ड आज भी खेल रहे हैं कि भैया जाति जाति गणना होनी चाहिए, जाति के नाम पे लोगों को तोड़ना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं, और शायद शायद वो इसी बहाने वो देश को भी तोड़ना चाहते हैं। तो कि वो उनका उनका मकसद यही है कि अगर देश टूटेगा तो उसके किसी न किसी टूटे हिस्से में उनको परमानेंट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने के उनको मौका मिलेगा। अदरवाइज जिस तरीके से बीजेपी की सरकार या आरएसएस काम कर रही है, उसमें तो अगले 100 साल तक तो सिर्फ एक सनातन धर्म से जुड़ी हुई ही गवर्नमेंट आएगी सुमित जी, जैसे मैं अपनी कई सारी पहले की दो तीन वीडियोस में भी खुलासा कर चुका हूँ। तो ये जो कंट्रोवर्सी है कि जिनकी जो जंग इंडिया स्टेट के खिलाफ भी है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है सुमित जी। सर, वो ठीक है कि उसने बोल दिया कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं, हमारी तो इंडियन स्टेट के साथ ही है। यानी कि इंडियन स्टेट में तो हमारा पार्लियामेंट आता है, आर्मी आती है, हमारे सारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे आते हैं, इवन की जो लोकसभा राज्यसभा है वो भी इंडियन स्टेट का पार्ट है। मुझे लगता है कि ये जो अटेम्प्ट है इसका, ये बड़ा क्लियर है कि इसको भारत से नफरत है। इसे क्यों, पूरी गांधी फैमिली को हमेशा ही भारत से नफरत थी। ऐसे ही नहीं है कि बाबर की कब्र पर ये माथा टेकने जाते हैं, क्योंकि प्यार उनसे है। आपको नहीं लगता कि एक कम्युनिटी है अशांति फैलाने वाली, उन्हीं को खुश करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं? जिन्ना ने भी यही काम किया था, आज राहुल गांधी भी वही काम कर रहा है। दैट मीन्स कि ये पार्टीशन की तैयारी कर रहे हैं दोबारा से। जी, अगर उनको इंडियन स्टेट से ही प्रॉब्लम है तो डेट मीन्स वो पार्टीशन की प्रॉब्लम तैयारी करने के चक्कर में है ना, कि भाई वैसे तो इनको ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। इन्होंने हर हर कोशिश करके देख ली है। इन्होंने हरियाणा में करके देख ली, इन्होंने महाराष्ट्र में करके देख ली, राजस्थान भी इनके हाथ से निकल गया, एमपी में भी करके देख ली, महाराष्ट्र में भी इनकी जब गवर्नमेंट होती है वो भी इनके हाथ से निकल गई। मतलब धीरे करके ये टोटल अपना जो ग्राउंड है वो लूज करते चले आ रहे हैं। इन्हीं के लोग, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के मिनिस्टर्स इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो इंडियन अलायंस जो बना था, वहां के जो बाकी जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स है, वो भी अब इसको अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि लीडर ऑपोजिशन चेंज होना चाहिए, दूसरा बनना चाहिए। उसमें ममता बनर्जी का नाम पिछले दिनों बहुत ज्यादा निकल के आया था। तो अब ये सोच रहे हैं कि भैया एक ही तरीका है इस कंट्री पे, अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना है तो इस देश के टुकड़े हो जाए, तो शायद उसमें से एक टुकड़े पे मैं राज कर लूं। तो शायद उसी वजह से इन्होंने बोला कि इनको इंडियन स्टेट से ही प्रॉब्लम है।
मगर हाँ, आपकी बात ये भी ठीक है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके ही इन्होंने अब तक अपनी सारी राजनीति शुरुआत से लेकर अब तक, जब से इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई है या उससे पहले भी, तब से लेकर अब तक वही उसी टाइप की राजनीति करते हैं, वो है मुस्लिम मुस्लिम तुष्टिकरण की। शायद उसी वजह से राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को जो इन्विटेशन प्रॉपर इन्विटेशन होने के बावजूद भी वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन में नहीं गए, ठीक है ना। तो वो शायद अपने मुस्लिम कम्युनिटी को दिखाना चाहते थे कि हम आपके साथ में हैं, हम तो देखो जी यहाँ जा नहीं रहे। दैट मीन्स आपके लिए पूरे इंडिया के अंदर अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी बची है, वो है कांग्रेस पार्टी, जिसको आप अपना मान सकते हैं, जिसको अपने अपनी वोट दे सकते हैं। तो अब बीजेपी भी रियलाइज कर चुकी है, आरएस भी रियलाइज कर चुकी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के अंदर अगर इन्होंने करना ही है, और मुस्लिम समुदाय ने जब इनको बीजेपी को वोट देना ही नहीं है, तो भैया जो सबका साथ है सबका विकास, उसकी भाषा तोड़ छोड़ो, अब उसी के लिए काम करो जो इसकी हमारी पार्टी को, हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट देगी। तो उसी इश्यू के बारे में यहाँ तक अब वो जो बीजेपी है वो खुल के सामने आ रही है। जैसे पिछली 2-3 इलेक्शंस में उन्होंने साफ बोल दिया था कि भाई बटोगे तो कटोगे, या एक साथ रहोगे तो सिक्योर रहोगे। तो वो उसके इशारा कुछ इसी तरफ था कि भैया इन लोगों ने हमारा साथ नहीं देना, तो इन लोगों के साथ अपनी सारी रिसोर्सेज हम क्यों बांटे, ठीक है ना। तो हम बटेंगे नहीं, हम कटने को तैयार नहीं है, हम अपने तरीके से ही चलेंगे। एक चीज और भी है सुमित जी, ना केवल ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं पहुंचे, ये इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी गाली देते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस स्टेट में तो ये इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, वहां तो एक लफ्ज नहीं कहते। जिस स्टेट में हार जाते हैं वो कहते हैं जी इलेक्शन वोटिंग मशीन के अंदर गड़बड़ होगी, ठीक है ना। वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनकी हार हो सकती है। कहते नहीं जी गड़बड़ हुई है तो हमारे यहाँ तो बस हम हार ही नहीं सकते थे, जनता तो हमारे साथ में थी, ये तो बीजेपी को गलती से वोट चली गई क्योंकि इन्होंने वोटिंग मशीन के साथ में गड़बड़ी करी है। इलेक्शन कमीशन बुला के थक जाता है, आ जाओ जी प्रूव करके दिखा दो जी, मेरे ऑफिस में आ जाओ, जहां बोलना आ जाओ, वहां पे मैं मशीन रख दूंगा, तुम इसको हैक करके दिखा दो, इसको दिखा दो इसमें गड़बड़ी क्या है, तब नहीं जानते। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया भैया कि तुम जहां जीतते हो वहां पे तुम कुछ नहीं बोलते, जहां हारते हो वहां पे तुम जो इसका तिगड़ा है वो इस पे इलेक्शन कमीशन पे या वोटिंग मशीन पे तुम डालते हो। एक वो भी चीज है। अच्छा, एक हिस्टोरिकल पैरेलल जो आपने बोला था कि भैया जिन्ना को तो भैया कंट्री अलग से चाहिए थी मुसलमानों की, शायद उसने इसीलिए देश के खिलाफ उसने काम करा, इंडियन स्टेट के खिलाफ गया। मगर इनकी क्या प्रॉब्लम थी, इनको तो इंडियन स्टेट से बहुत बढ़ चढ़ के वोट्स मिलती थी, इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं संभाल पाए उस चीज को, अपने वोट बैंक को। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे इनकी कामकाज करने के तरीके में, इनके जो करप्शन करने के तरीके में, इनका जो हिंदू अस्मिता से जुड़े लोग हैं, जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन है, 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनका इन्होंने कभी भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने वही हमेशा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसी को भुला फुसला के उन्हीं को बैक्स एंड बेनिफिट्स देके वोट दी। लोगों ने धीरे कच्ची करके इस चीज को समझ लिया। और जो जब बीजेपी सामने आई, उन्होंने हिंदू अस्मिता की बात करी, उन्होंने सनातन धर्म की बात करी, उन्होंने राम मंदिर की बात करी, उन्होंने इस कंट्री की डेवलपमेंट की बात करी, इस कंट्री को ऊपर उठाने की बात करी, तो जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो उनकी आइडिया के साथ जुड़ने को तैयार थी, उनको एक बार एक मौका देने को तैयार थी। और मौका दिया तो कैसा दिया सुनील जी, वो कितने क्या कहते हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ उन्होंने अपने को प्रूव करके दिखाया कि हाँ वो इस देश के असली हकदार जो है गवर्नमेंट चलाने के लिए वो ही है, बीजेपी। सर मुझे एक चीज बताइए, आज हमने बात कर ली कि जिन्ना ने जो किया राहुल गांधी भी वही काम कर रहा है। आपने कभी, जो लोग सुन रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि जब से हमें आज़ादी मिली, हमें आज़ादी गोरों से तो मिल गई लेकिन इनके चंगुल में फंस गए। नेहरू आया तो कश्मीर बांट दिया, इंदिरा आई इमरजेंसी लगा दी, राजीव गांधी आए तो बट्टा बढ़ा दिया, फ्रेजाइल 5 हो गया था हमारा कंट्री, फ्रेजाइल 5 गया, फ्रेजाइल 100 थे हम लोग। तो देखिए वी वर डाउन द लाइन, बिकॉज इतना घोटाला किया उसने हर चीज में, क्योंकि डायरेक्शन मिलती थी सोनिया गांधी से। अगर आपने द रेड साड़ी वो बुक नहीं पढ़ी है तो मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है उस पर चले जाना, मैंने वो बुक बैंड है इंडिया में, मैंने वो निकाली है, स्कैन करके मैंने डाल दिया ताकि आप पढ़ सके द रेड साड़ी कि क्या कुछ खुलासे करे हैं। इटली का ही एक राइटर है जिसने इसकी सारी बचपन की चीजें लिखी हैं, ये किस फैमिली से आती है, इसके लिंक्स कहां कहां तक है, और ये क्या करती थी बचपन में, उसके बाद ये यूके जाकर इसने कौन से काम किए, और उसके बाद भारत में आकर ये किस
एजेंडा के थ्रू ये यहां पर आई है। यानी कि हिस्टोरिकल जो इनका एविडेंस है इस फैमिली का, वो इतना घटिया है, इतना गंदा है कि इन्होंने किसी भी चीज को, जो हमारे जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमेशा इन्होंने बाईपास किया और इस कंट्री में गंद डाल के रखा। आज वही काम, यानी कि जैसी फैमिली होती है, जैसा खून होता है, वैसा ही काम ये करते हैं। नेहरू ने जो काम किए, इंदिरा गांधी ने उसको कंटिन्यू रखा, राजीव ने किया, उसके बाद सोनिया ने किया, अब इनका युवराज आ गया है। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी की धज्जी उड़ाने वाला कहता है कि संविधान को बचाने की मेरी लड़ाई है। कौन सा संविधान? जो ओरिजिनल संविधान था वो तो डिलीट कर कर इन्होंने अपना संविधान बना दिया, गांधी फैमिली को सपोर्ट करने वाला, माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने वाला। ये किस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की ये बात करते हैं? यानी कि इसका एजेंडा वही है जो जिन्ना का था। सर, डू यू एग्री विद दैट? आई डेफिनेटली एग्री विद यू सुमित जी। अभी तक अभी जो आपने बातें कही हैं उसमें एक एक बात सच है। और मतलब इनका देखिए कि जितने भी इनके परिवार के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबने अपनी हदें फुल लिमिट तक पार करी है। इस देश 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 को जो मेजॉरिटी जनता है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसको उनको नीचा दिखाने के लिए और माइनॉरिटी अपीजमेंट करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सर, आपको याद है एक बार राहुल गांधी ने, एक अधिवेशन हमारा पास हो गया था पार्लियामेंट के अंदर, इसने उसकी कॉपी वहीं पर जो ऑर्डिनेंस था इसको फाड़ कर फेंक दिया था, मनमोहन सिंह के मुंह पे फेंका था इसने। आपको याद होगा, ये आज बात करता है कि मोदी जी में एरोगेंस है, वो किसी की बात सुनते नहीं है। जब ये प्रधानमंत्री था भी नहीं, तब ये बाहर जाकर हमारे ही दुश्मन कंट्रीज के साथ जाकर ये एग्रीमेंट करके आता है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको बंद करवा देता है भारत में, और पार्लियामेंट में पास किया हुआ ऑर्डिनेंस को फाड़ कर फेंक देता है। और आज ये बोलता है कि मोदी जी डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हैं। सुमित जी देखिए, जो हरकत ये खुद करते हैं उससे डेमोक्रेसी कभी खतरे में नहीं आती। मतलब क्योंकि पूरा लिबरानो का जो इकोसिस्टम है वो इनका साथ देता है कि जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। पिछले दिनों पार्लियामेंट में धक्का मुक्की में एक बुजुर्ग पार्लियामेंट्री का सर फोड़ दिया था कि उनको धक्का मार के गिरा दिया था। तब वो दादागिरी नहीं थी। मोदी जी को कह रहे कि मोदी जी के अंदर एग्रेशन है, मोदी जी तानाशाह है, तो ये क्या था? ये क्या गुंडागर्दी थी? साथ में बोल दिया धक्का मारने से क्या होता है। हाँ, ऐसा क्यों होता? तब किसी लिबरानो मीडिया ने क्यों नहीं कवर करा उस चीज को, उसी भाषा में क्यों नहीं बताया इसको कि भैया तेरी औकात क्या है? तो इनको बताना चाहिए था ना। मगर ये लोग अपने आप को वही कह रहे हैं, जैसे जिस तरीके से ब्रिटिशर्स है या ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश बीबीसी है जो अपने आप को अभी भी तानाशाह के रूप में देखता है, ये लोग भी शायद इन लोगों की ट्रेनिंग भी उस प्रकार से हुई है। ये अपने आप को आज भी अपने आप को माई बाप मान के चलते हैं हिंदुस्तान का। ये कहते हैं अगर हम पावर में नहीं है तो बाकी कोई भी पावर में हो वो सही तरीके से कंट्री को नहीं चला सकता। हम चाहे कितनी भी करप्शन कर ले, कितना भी देश को नीचा दिखा दे, कितने भी मेजोरिटी पॉपुलेशन को नीचे दिखा दे, और कितना भी हम मुस्लिम तुष्टीकरण कर लें, जितना भी माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए कितना भी उनको खुश करके अपना अपना पावर में लेके आए, वो सब ठीक है। मगर कोई ऐसी गवर्नमेंट इंडिया में आ जाए जो देशभक्ति की बात करे, देश को सिक्योर करने की बात करे, अपने आर्म फोर्सेस को पावरफुल बनाने की बात करे, हिंदू अस्मिता को जगाने की बात करे और यूथ को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने की बात करे, तो वो गवर्नमेंट जो है वो खराब हो जाती है। अगर इंडिया का आज पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, मगर इंडिया के अंदर बैठे हुए ये लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इतने बेवकूफ तो ये भी नहीं है, समझते हो सब कुछ ही है, मगर अपने मुंह से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनकी दुकानदारी, अगर ये इन्होंने एक शब्द की तारीफ पे निकाल दिया तो इनकी दुकानदारी उसी दिन बंद हो जाएगी। इनको पूछने वाला कौन आएगा? तो ये तो नेगेटिव तरीके से ही चल रहे हैं। तो नेगेटिव लोग इनके साथ कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसा जुड़ रहे हैं कि भाई शायद ये हमारे कुछ कर दें, या जैसे पहले की खाते भी थे खिलाते भी थे, वो लोग भी तो काफी है ना इंडिया में भी। जिसको कहते नहीं कांग्रेस इसलिए अच्छा था क्योंकि वो खाता भी था और खिलाता भी था। खुल के बोल रहे हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही टीवी न्यूज चैनल पे एक बंदे को बोलते देखा दिल्ली की सड़कों पे कि जी कांग्रेस ऐसी अच्छी थी क्योंकि कांग्रेस खाती भी थी खिलाने और खाने भी देती तो खिलाती भी थी, खुद भी खाती थी। बोलते बीजेपी तो जी काम करती है जो बाकी कुछ नहीं कर पाती। अरविंद केजरीवाल बोलते कहते वो सिर्फ बातें करता, बाकी कुछ नहीं करता। सब कुछ सही बोलता है, सब कुछ सही समझता है, मगर भी कहता है नहीं जी कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि वो खुद भी खाती थी, हमें भी खाने देती थी।
तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए तो तकलीफ होगी ना इंडिया में सुमित जी, और ये शायद उसी टाइप के लोगों की सपोर्ट लेके पावर में वापस आना चाहते हैं। दिल्ली वालों, अगले इलेक्शन आपके वहां पर है। हरियाणा वालों से सीख लो, महाराष्ट्र वालों से सीख लो, और आज बड़े मजे में है वो। अब नंबर आपका है। बहुत हो गया सम्मान ये केजरीवाल का और ये राहुल गांधी का। ये वो धूर्त हैं, ये वो राक्षस हैं जिन्होंने ना तो यमुना साफ करी, ना हवा साफ करी। पानी भी आपको खरीदना पड़ता है टैंकरों में, और ये प्रॉमिस करता था आपको कि पानी में फ्री में दूंगा। फ्री में किसको दिया? उनके इलाकों में आपको मालूम है, और आपके इलाकों में जो इंसान रहते हैं दिल्ली में, उनको खरीदना पड़ा। और ये वही आदमी है जो हमारी आर्मी के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। उनके अंदर डिवीजन करता है कि अगर आपका कमांडर आपको लड़ने के लिए बोलता है, आप लड़ने मत जाना, क्योंकि आपकी तनख्वाह कमांडर से कम है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी की जो पार्टी है उसमें जो नीचे कार्य करता है, उसकी तनख्वाह क्या राहुल गांधी के बराबर की है? काम तो नीचे वाला आदमी ही करता है। तो क्या ये खुद अगर करोड़ों रुपए निकालते हैं अपनी पार्टी में से, क्या नीचे कार्यकर्ता को भी करोड़ों रुपए देते हैं? तो उसके कार्यकर्ता को भी काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कार्यकर्ता को समझ नहीं आती, और ना ही सिख और हिंदुओं को ये बातें समझ आती हैं कि ये आदमी हमारी जो सॉवरेनिटी है उसी को खतरे में खड़ा कर रहा है। और फिर भी सिकुलर हिंदूस जाकर इसी को वोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया कि मैं 2000-3000 फ्री में दे दूंगा हर महीने। कौन से स्टेट में इन्होंने दे दिया? कभी सोचा आपने? किसी स्टेट में भी 1 रुपया नहीं दिया। फ्री में बोला था बस राइड मिलेगी सारी की सारी लेडीज को, किराया बढ़ा दिया। फ्री में बिजली मिलेगी, किराया बढ़ा दिया, यानी कि रेट बढ़ा दिया। ये यही काम कर सकते हैं, ये रेट बढ़ाकर अपनी जेबों में पैसे ले जाएंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं करेंगे। ये 75 साल की इनकी हिस्ट्री है। अब तो इन्होंने जिन्ना वाला काम करना शुरू कर दिया भारत के अंदर। और ये हमारे ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना वहां पर पार्लियामेंट में पास किया कोई बिल उसको मानते हैं। ये मानते हैं तो सिर्फ अपनी जिद को कि हमने गजवे हिंद करवाना है। बाबर की कब्र पर ये जाने वाली फैमिली, कभी भूलना मत ये जाते किधर हैं। अपने पिता या दादा के उसके ऊपर ये क्या कहते हैं कि कब्र के ऊपर फिरोज गांधी नाम नहीं था, फिरोज खान था नाम उसका। उस पर कभी नहीं जाते, बाबर पे जाते हैं। इसी से आपको समझ आएगी कि इनकी लड़ाई भारत स्टेट के साथ क्यों है। बाबर को भी थी, जिन्ना को भी थी, और राहुल गंदगी को क्यों है, मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है। संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन जिन्ना's जिद एंड राहुल गांधी's जिद। आई होप जो आज सनातनी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यह समझ आएगा कि पीछे एजेंडा क्या है। एजेंडा वही है जो नेहरू ने और गांधी ने देखा था, इस देश का डिवीजन, इस देश में से सनातनियों को खत्म करना और इसे एक इस्लामिक कंट्री बनाना। ये वही काम कर रहा है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय श्री राम।